नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बिहार के भागलपुर में एलपीजी सिलेंडर से लदे ट्रक में अचानक आग लगने के बाद धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। ट्रक पर करीब 200 सिलेंडर लदे हुए थे, जिनमें एक के बाद एक धमाके शुरू हुए तो करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। इस दौरान आग की ऊंची लपटें भी उठती दिखाई दी। लोग डर से अपने घर में दुबके हुए थे। हादसे में ट्रक ड्राइवर मंटू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट में उसके चिथड़े उड़ गए। ये भयंकर हादसा भागलपुर जिले के नवगछिया के भवानीपुर थाना इलाके में देर रात नारायणपुर नेशनल हाईवे 31 पर हुआ। ट्रक भागलपुर की तरफ से खगड़िया की ओर जा रहा था, तभी रसोई गैस सिलेंडर लदे ट्रक में आग लग गई। लपटों की वजह से सिलेंडरों में भी आग लग गई और एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगा। हादसा और भयावह हो सकता था, क्योंकि घटनास्थल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है। एक सिलेंडर तो पेट्रोल पंप की छत पर भी जाकर गिरा, लेकिन वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे की खबर पर स्थानीय थाना और पसराहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं नवगछिया से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। ब्लास्ट खत्म होने के बाद आग पर काबू पाया गया। पाली जिले में ऑयल भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। हादसा सोजत थाना इलाके के चंडावल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर हुआ, जहां सुबह सुबह ऑयल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा टैंकर आग की चपेट में आ गया। आग लगने की खबर के बाद सोजत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इधर नगर पालिका से फायर ब्रिगेड भी पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद ड्राइवर खलासी कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हालांकि कूदने के कारण ड्राइवर और खलासी को मामूली रूप से जख्मी होना पड़ा, जिन्हें सोजत अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सोजत थाना प्रभारी सहदेव चौधरी के मुताबिक गुजरात से एक टैंकर ऑयल भरकर जयपुर की तरफ जा रहा था। आग से धधकती दुकान की ये तस्वीरें रीवा के सिविल लाइन थाना इलाके की हैं। यहाँ देर रात एक बारात दुकान के सामने से गुजर रही थी। बारात में काफी आतिशबाजी हो रही थी। इसी दौरान एक रॉकेट अचानक दुकान में जा गिरा और दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में स्थित कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर मौजूद ट्रॉली वाहन भी आग की चपेट में आ गया। इससे काफी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आतिशबाजी के कारण आग की पूरी घटना ने विकराल रूप ले लिया था। इसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। इसके बावजूद आग पर काबू पाने के लिए 4 घंटे का वक्त लग गया। दिल्ली में मंचलों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन दिल्ली में महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका का है, जहां बुधवार सुबह एक 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंका गया। लड़की छोटी बहन के साथ जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लोग आए और पीछे बैठे लड़के ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 लड़के बाइक से आते हैं और छात्रा पर एसिड फेंक देते हैं। दोनों युवकों ने अपना चेहरा ढक रखा था। इसके बाद दोनों युवक बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद छात्रा को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और छात्रा से पूछताछ कर रहे हैं। छात्रा ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। इधर राजधानी में दिन दहाड़े घटी इस घटना से पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही है, तभी 2 हिस्सों में बंट गई। 4 डिब्बे पीछे रह गए, जबकि इंजन कुछ डिब्बों को लेकर आगे चला गया। वो तो शुक्र था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बुधवार को बिहार के भागलपुर में किउल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ। ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। लोग रुकी हुई बोगी में से जैसे तैसे उतरने लगे। हालांकि 100 मीटर आगे जाते ही इंजन को रोक लिया गया और बोगियों को जोड़ा गया। इस काम के दौरान 50 मिनट तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। जमालपुर रेलखंड के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के पास ये घटना हुई। इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ।
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार मालदा इंटरसिटी रेल के इंजीनियरों के साथ मौके पर पहुंचे। रेल में आई खराबी को दूर कर उसे रवाना किया गया। यात्रियों ने बताया कि 2 बोगियों को जोड़ने वाली कपलिंग से नट खुल जाने से ये घटना हुई। पीछे की 4 बोगियां धीमी हो गईं और इंजन समेत कुछ बोगियां आगे निकल गईं। तुरंत गार्ड ने वॉकी टॉकी से लोको पायलट को इसकी सूचना दी, तब इंजन को रोका जा सका। इसके बाद वापस इंजन को पीछे लाकर सभी बोगियों को जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। स्वर्ण नगरी आने वाले सैलानी अब जैसलमेर की खूबसूरती का मजा उठाने के साथ साथ भारतीय इतिहास की गौरव गाथा से भी रूबरू हो रहे हैं। दरअसल पानी की बौछारों सी बनी वॉल पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए भारतीय इतिहास की कई अहम जानकारियां दी जा रही हैं, जिसके बाद सैलानी यहां के इतिहास और वीर वीरांगनाओं के बलिदान की गाथाओं से वाटर वॉल पर लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। इसके जरिए जैसलमेर की स्थापना से लेकर 1971 का लोंगेवाला युद्ध, तनौट माता मंदिर सहित तमाम ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। लाइट एंड साउंड शो देखने आने वाले पर्यटकों से गड़ीसर सरोवर स्थल भरा नजर आया। घोड़ा और भालू एक साथ खाना खा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने कभी देखी होंगी, लेकिन सिरोही के माउंट आबू से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां घोड़े और भालू को एक साथ खाना खाते देखा जा रहा है। दरअसल इलाके में सेंचुरी होने के कारण कई जंगली जानवर यहां पर अक्सर देखे जाते हैं और भोजन की तलाश में माउंट आबू के रहवासी इलाके में आ जाते हैं। एक भालू भी रहवासी एरिया में घुस आया और डंपिंग यार्ड में खाना खाने लगा, जहां पहले से ही एक घोड़ा खाना खा रहा था। इस नजारे को वहां से गुजरने वाले पर्यटकों ने अपने मोबाइल में कैद कर वायरल कर दिया। माउंट आबू में सेंचुरी क्षेत्र होने के कारण 5000 से ज्यादा कई प्रजाति के पशु पक्षी अरावली की पहाड़ियों में हैं। मुजफ्फरपुर की बेटी ने फिर नई कामयाबी हासिल की है। दरअसल मनीराम श्री कृष्ण उच्च विद्यालय मनियारी में 9वीं कक्षा की छात्रा सलोनी ने जलकुंभी से सैनिटरी पैड्स बनाने में कामयाबी हासिल की है। सलोनी का ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 में शामिल होगा। छात्रा सलोनी और निधि ने बताया कि पूरी प्रक्रिया 20 से 25 दिनों की है। जलकुंभी को काटकर उसके तने को धूप में सुखाने के बाद उसे मिक्सी में पीसा गया, फिर पानी मिलाकर आयताकार केक की आकृति बनाई गई, फिर 5 दिनों तक धूप में सुखाया, फिर इसे रुई के 2 लेयर के बीच रखा गया। वहीं पूरे प्रोजेक्ट पर छात्राओं को प्रोत्साहित और निर्देशित करने वाली शिक्षिका अलका राय ने बताया कि सीमित संसाधनों के बीच जितना संभव हुआ हम लोगों ने इसे बनाया है। माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट या अन्य कई टेस्ट से हमने इससे संतुष्टि पाई है, पर बड़े लैब में इसका टेस्ट होगा, तब जाकर पता चलेगा कि और सुधार की जरूरत है या फिर ये ठीक है। अब खेती भी पारंपरिक तरीके से अलग हटकर आधुनिक तरीके से हो रही है और इसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। हजारीबाग के डाडी प्रखंड के कुसुमडी गांव के किसान विनोद कुमार हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए की जा रही खेती में इंटरनेट आधारित सिंचाई व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है। किसान विनोद कुमार ने पुणे से MBA करने के बाद बैंक की नौकरी की थी, लेकिन कुछ नया करने की चाहत में उन्होंने खेती बाड़ी का रुख किया। विनोद ने खेतों में सिंचाई के लिए 4 सेंसर लगाया है, जो मोबाइल पर ऐप से जुड़ा रहता है। मोबाइल पर ऐप को क्लिक करते ही खेतों में लगे मोटर चालू हो जाते हैं और वाल्व खुल जाता है और जिस खेत में पानी की जरूरत होती है वहाँ तक पानी चला जाता है। इसे सोलर और बिजली से संचालित किया जाता है। विनोद कुमार ने बताया कि इस तकनीक को कहीं से भी बैठकर संचालित किया जा सकता है और सिंचाई के लिए मजदूरों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल विनोद ने 5 एकड़ जमीन पर मटर की खेती की है, जो खेतों में लहलहा रही है। कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र रोबोटिक की पढ़ाई कर रोबोट तैयार कर रहे हैं। IIT पटना से तकनीकी गाइडेड कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र फिलहाल 2 तरह के रोबोट बनाने पर काम कर रहे हैं। दरअसल पॉलिटेक्निक कॉलेज अब अपने छात्र छात्राओं के द्वारा पहली बार तकनीकी रूप से कटिहार के पहचान को बुलंद करने में जुटे हुए हैं। यहाँ के छात्र छात्राएं रोबोटिक की पढ़ाई कर रोबोट तैयार कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्रा अभी 2 तरह के रोबोट की तैयारी पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक वॉइस कंट्रोल से संचालित होने वाला है, जबकि दूसरा ब्लूटूथ से संचालित हो रहा है। कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा मेहनत करते हुए उनके द्वारा तैयार किए गए रोबोट के माध्यम से पूरे विश्व भर में धूम मचाने की कोशिश की जा रही है।
वहीं छात्रों की इस उपलब्धि से शिक्षक भी काफी खुश हैं। छात्रों का कहना है कि उनके इस इनोवेशन से आने वाले समय में लोगों को काफी लाभ मिलेगा। राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में एक गांव की हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। इस गांव में अब सिर्फ 8 पुरुष बचे हैं, बाकी महिलाओं की आबादी है। इस गांव का नाम रानीधरा है। इस गांव की हालत एक बीमारी के कारण हुई है। सिलिकोसिस नामक बीमारी से इस गांव के पुरुषों की 35 साल में ही मौत हो जाती है। पिछले 3 सालों में सिलिकोसिस से गांव के 143 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी की वजह उनका रोजगार है। यहाँ के लोग पत्थर गढ़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही कम उम्र में ये बीमारी हो जाती है। 35 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो जाती है। गांव के युवा रोजगार न होने और अशिक्षित होने के कारण पत्थर तराशने का काम करते हैं। इससे निकलने वाले कण इन कारीगरों के फेफड़ों में जमा हो जाते हैं और इससे इन लोगों को फेफड़ों से संबंधित कई परेशानियां होने लगती हैं, जो लंबे समय तक रहने के कारण सिलिकोसिस में बदल जाती है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कोंडागांव के आलूर की रहने वाली सोमारी मरकाम की सफलता का फलसफा भी यही है। सोमारी का कद सिर्फ 3 फीट का है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने सफलता की कहानी लिखी जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। अनुवांशिक बीमारी के कारण सोमारी का जन्म से ही कद छोटा था। 12वीं तक की पढ़ाई के साथ ही उसने कंप्यूटर का कोर्स किया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। फिर बेरोजगार सोमारी को पंचायत से मैट का काम मिला। आज 2 साल में सोमारी ने करीब 300 परिवारों को मनरेगा से जोड़कर रोजगार दिलाया है। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी भी सोमारी की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि सोमारी महिला मैट में सर्वश्रेष्ठ है। ज्यादातर नरेगा में मजदूरी भुगतान की समस्या रहती है, लेकिन सोमारी के काम की वजह से यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं। मथुरा आरपीएफ में तैनात जिस डॉन से अपराधी कांपते थे, उस डॉन की नीलामी कर दी गई है। 7 वर्ष तक रेलवे सुरक्षा बल में राजपत्रित अधिकारी के पद पर तैनात रहा डॉन नए घर में जाने से पहले उदास नजर आया। वहीं उसके जाने से आरपीएफ कर्मियों की आंखें भी नम हो गई। अपराधियों को पकड़वाने में मथुरा आरपीएफ के साथ पिछले 6 साल से अहम भूमिका में रहा डॉन सेवानिवृत्त हो गया। 7 साल के डॉन ने अपनी सेवाओं के दौरान करीब 1.5 दर्जन से अधिक चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं को वर्कआउट करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन मेडिकली अनफिट होने की वजह से आरपीएफ ने मंगलवार को कागजी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के साथ ही नीलामी की, जिसके बाद उसे मथुरा में एक नया आसरा मिल गया है, जहां अब डॉन नए लोगों के साथ अपना समय बिताएगा। मथुरा और आगरा के 4 लोग डॉन की नीलामी में शामिल हुए। 6,000 से शुरू हुई बोली 10,550 रुपए तक पहुंची और डॉन मथुरा के गोवर्धन चौराहा निवासी वरुण सक्सेना के परिवार का नया सदस्य बन गया है। डॉन के गले में फूलों की माला पहनाकर आरपीएफ श्वान दस्ता के स्टाफ ने जब उसे विदाई दी तो उनकी भी आंखें नम हो गई। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम ने लोगों को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए बैटरी से चलने वाली लाइफ बाय नामक रोबोटिक नाव तैयार की है। ये रोबोटिक नाव 5 से 6 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर सकती है और डूबने वाले पीड़ित को बचा सकती है। पुलिस रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम ने कहा कि विशाखापत्तनम तट में हर साल कम से कम 30 लोगों की मौत समुद्र में डूबने से होती है। ऐसे में इस रोबोटिक नाव की मदद से काफी लोगों की जान बचाई जा सकती है। जीवीएमसी कमिश्नर ने कहा कि विशाखापत्तनम को एक सुरक्षित समुद्र तट में तब्दील किया जाएगा। अगर कोई समुद्र में खो जाता है तो वह रोबोटिक नाव 7 किलोमीटर की गति से 700 मीटर तक जाएगी और उन्हें बचाने में मदद करेगी। ये समुद्र में डूबे लोगों को तत्काल बचाव के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि यहाँ रामकृष्ण बीच की गहराई अन्य समुद्र तटों की तुलना में 10 मीटर से अधिक है। यहाँ लहर आने और जाने पर ज्यादातर रेत खिसक जाती है, जिससे डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में ये रोबोटिक नाव बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है।
शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क जल्द ही राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। इसके लिए वन विभाग की टीम ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को राज्य की वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आगामी बैठक में मंजूरी दिलाने के लिए पेश किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होगी। राज्य की मंजूरी के बाद केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर माधव नेशनल पार्क में 3 बाघ भी लाए जाएंगे। इन तीनों बाघों में 2 मादा और 1 नर बाघ होगा। बांधवगढ़ से 1 नर बाघ और भोपाल से 1 बाघिन को यहां लाने के लिए चिन्हित कर लिया गया है और पन्ना में 1 बाघिन की तलाश की जा रही है। वन विभाग ने इन बाघों को लाने की डेडलाइन 15 जनवरी तय की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने माधव नेशनल पार्क में 5 बाघों को लाने की मंजूरी दी है। इन बाघों को 2 चरणों में लाया जाएगा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बद्रीनाथ एनएच और केदारनाथ एनएच को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग से सबसे लंबी टनल सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। इसे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा और सुगम हो जाएगी। वर्षों से इस टनल के निर्माण की मांग की जा रही थी। दरअसल 4 धाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या रहती है, जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। इससे निजात पाने के लिए केदारनाथ जाने वाले लोगों के लिए प्रथम चरण में जावड़ी बाईपास का निर्माण किया गया, लेकिन रुद्रप्रयाग बाजार के जाम से फिर भी मुक्ति नहीं मिली। ऐसे में अब लंबे इंतजार के बाद द्वितीय चरण में केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 900 मीटर लंबी टनल सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में 4 धाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार की जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। रुद्रप्रयाग में एनएच पर बनने वाली इस बड़ी टनल की लागत 1 अरब 56 करोड़ रुपए होगी, जो कि 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसे किस्से और कहानियां मौजूद हैं जिनसे लोग अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में बने शेख चिल्ली के मकबरे की, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इस मकबरे में भी वही पत्थर लगे हैं जो आगरा के ताजमहल में लगे हैं। बनावट भी हूबहू मिलती है। राजधानी दिल्ली से अमृतसर के बीच इसके अलावा कोई भी ऐसा स्मारक नहीं है जिसमें शाहजहां के समकालीन संगमरमर का प्रयोग किया गया हो। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में दाराशिकों ने 17वीं सदी के मध्य में इसे बनवाया था। ये मकबरा दाराशिकों के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक प्रतीक था। मकबरे की स्थापत्य कला बेजोड़ है। भारत सरकार ने इस मकबरे को 100 ऐतिहासिक स्मारकों में शामिल किया है। इस टीले के पश्चिमी भाग में जलालुद्दीन साबरी की दरगाह भी मौजूद है, जहां उन्हें दफनाया गया था। देखिए, हरियाणा के थानेसर शहर में जो शेख चिल्ली का मकबरा है, उसका निर्माण 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। अगर कोई इंसान जख्मी या बीमार हो जाए तो वो अपना दुख अपने परिवार या अपने मित्रों को बता सकता है। पशु पक्षी अपना दुख किसे बताएं? लेकिन हरियाणा के सिरसा में एक ऐसी संस्था है जो इन बेजुबानों का दर्द बखूबी समझती है। करीब 4 साल पहले शुरू हुई एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर नाम की संस्था चोटिल और बीमार पशु पक्षियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जहां पशु पक्षियों को रेस्क्यू कर लाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। हाल ही में हिमालयन ग्रिफिथ नस्ल के एक गिद्ध को रेस्क्यू कर यहाँ लाया गया और उसका इलाज किया गया। इस गिद्ध को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। संस्था चलाने वाले जसपाल बताते हैं कि इस गिद्ध की प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। इसकी विशेषता है कि ये तकरीबन 38,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जब ये गिद्ध पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो इसे उसके घर हिमालय की पहाड़ियों में ही छोड़ा जाएगा। जटायु लगभग पूरा ही रिकवर है अभी, लेकिन उसका जो लेफ्ट शोल्डर है वहाँ पर जैसे उसके जख्म था, वो जख्म अभी थोड़ा सा रहता है, जिस वजह से वो ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं ले पाता है। राजस्थान में खेजड़ी से शादी आम बात है, लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब रूस की तानिया ने खेजड़ी के पेड़ से शादी की। तानिया कारपोवा ने 7 दिसंबर को उदयपुर शहर में खेजड़ी के पेड़ से विवाह किया। 28 साल की तानिया भारत घूमने आई है। 28 साल की तानिया रूस के कारकोवा से नवंबर महीने में भारत घूमने आई थी। इस दौरान तानिया की आगरा में एक ज्योतिष से मुलाकात हुई। ज्योतिष ने तानिया को कुंडली में मंगल दोष होने के चलते विवाह के लिए
योग्य लड़का नहीं मिलने की बात बताई। इसके उपाय के रूप में खेजड़ी या पीपल के पेड़ से शादी करने का सुझाव दिया। तानिया ने भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर आस्था प्रकट करते हुए उदयपुर में पंडित हेमंत सुकवाल से संपर्क किया। हेमंत सुकवाल ने तानिया की इच्छा के अनुरूप उदयपुर के सूरजपोल क्षेत्र में फतेह स्कूल के सामने स्थित खेजड़ी के पेड़ से शादी कराई। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हराकर अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना छठी बार विश्व कप के इतिहास में फाइनल खेलेगा। सेमीफाइनल में अल्वारेज ने 2 गोल किए, वहीं कप्तान लियोनेल मेसी ने भी 1 गोल किया। इस जीत के बाद दुनिया भर में फैले लियोनेल मेसी के फैंस काफी खुश हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी लियोनेल मेसी के एक फैन ने इस जीत पर अपनी खुशी का इजहार कुछ अलग अंदाज में किया। हावड़ा में मिठाई की दुकान चलाने वाले इस फैन ने मेसी की आकृति की मिठाई ही बना डाली। इसके अलावा उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की आकृति और फुटबॉल जैसी आकृति की भी मिठाई बनाई है। मेसी के फैन का यह अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। वहीं मेसी के फैन दुकानदार ने कहा, सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की जीत के बाद हमने इसे बनाने का फैसला किया। इसके अलावा ब्राजील रसगुल्ले, फुटबॉल और कप बनाया है। हम चाहते हैं कि अब मेसी फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर फीफा कप हासिल करे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।